Hello friends, my name is Badal Mekwan and I am a physics teacher. Today we are going to discuss some important topics about physics in which I am going to discuss about the unit 1 in physics, electrostatics, right? So here we are going to discuss some important topics. Let's start with some basic definitions and all the concepts which are very important for this unit. So, first of all, as I told you, the topic is, we can say, Coulomb's law, right? यहाँ पे जो यूनिट की बात चल रही है, that unit is electrostatic. Electrostatic के अंदर अगर अपने देखने जाते हैं तो there are two parts. The first one is electric charge and electric field, and the second is electric potential and capacitance. So right now we are just focusing on electric charge and electric field. उसका एक टॉपिक मैंने यहाँ पे जो दिया है that is very important for your whole chapter. टॉपिक नेम इज Coulomb's law. अगर तुमको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड में, राइट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 11th स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल चैप्टर, राइट, उसके अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है जिसमें एक चीज बहुत प्योरली समझाएगी कि in universe every particle attract each other with some force and that force is known as a gravitational force. तो वहां पे अपने जो बात कर रहे थे that will be about mass, कि मास के रिलेटेड अपने बात कर रहे थे कि कोई भी दो मास होते तो अपने एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे. सेम एज लाइक दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं चार्जेस. सो यहाँ पे जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो गए दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट. सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो सबसे पहली बार जिसने समझाया था उस साइंटिस्ट का नाम था कूलम. सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स का अपने ने लॉ लिखा है इट इज नोन एज अ कूलम्स लॉ. And that law is very simple or I can say similar to universal gravitational law. वहां पे सिर्फ मासेस आते थे, यहाँ पे आएंगे चार्जेस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं. सो सबसे पहले अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो उसका स्टेटमेंट याद होना बहुत जरूरी है because from the statement we have to write the formula. Okay, so here we are going to discuss about the statement. उसके बाद अपने उसका फॉर्मूला देखेंगे. यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने दो चार्जेस लिए हैं. द फर्स्ट चार्ज इज Q1, द सेकंड चार्ज इज Q2, राइट. चार्जेस दो टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट विल बी लाइक चार्जेस और दूसरा होता है अनलाइक चार्जेस. लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव. अगर मैं यहाँ पे अभी चार्जेस लाइक है कि अनलाइक है वो अपने कंसीडर नहीं कर रहे, जस्ट आई एम सेइंग दैट यहाँ पे दो चार्जेस है, उन दोनों के बीच का अगर तुम डिस्टेंस देखते हो तो यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस दिया है दैट डिस्टेंस इज r. नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम इफ मैं इन दोनों के बीच के जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहा हूं तो दैट फोर्स जो फोर्स है वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स. और उसके ऊपर से अपना कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज वेरी सिंपल. इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन these two charge, right? So electric force between two charge is directly proportional to product. यहाँ पे product का मतलब होता है multiplication, right? So proportional to the product of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. मतलब इन दोनों के बीच का मैंने जो डिस्टेंस कंसीडर किया है दिस इज r. So the force will be inversely proportional to the square of the distance between them, right? So यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं अपना फॉर्मूला लिखने जाता हूँ then formula is clear for me कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो फोर्स है that force is directly proportional to the product of charges. मतलब यहाँ पे तुम देखोगे तो मैंने दोनों का, right, यहाँ पे तुम दोनों चार्जेस का मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा है as I tell you और as I told you कि यहाँ पे Q1 Q2 जो है, right, that is a product of charges. So Q1 Q2 is a product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो
उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर होने की वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है 1/r स्क्वायर। नाउ इट इज अ proportionality, so we have to remove the proportionality. So whenever we remove the proportionality, we have to put constant, and that constant is known as a k. So यहाँ पे मैंने proportionality हटाने के बाद जो फॉर्मूला लिखा है, that formula is k q1 q2 upon r square. Now this k is known as a Coulomb constant. ये Coulomb constant की वैल्यू डिपेंड करती है कि किस मीडियम के अंदर तुमने पार्टिकल को रखा है। Right now I am assuming that कि ये जो पार्टिकल है, that particle is in a air, or we can say in a free space. So because of that, यहाँ पे मैं k की वैल्यू अभी कंसीडर कर लेता हूँ 1, अगर मुझे कैलकुलेशन करना होगा तो, if I am taking it is in a free space. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ k, right, it is कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, राइट, वो कांस्टेंट की वैल्यू अपने यहाँ पे लिखी है, दैट इज 9 into 10⁹। यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट कैसे है, तो अगर मुझे k का यूनिट फाइंड करना है तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में k को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, at that time dit r square will be multiplied with this and q1 q2 will be goes in a denominator. तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है, the unit of force is न्यूटन। ये r ऊपर जाने वाला है तो उसका यूनिट होता है मीटर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो आई हैव टू राइट मीटर स्क्वायर, और दोनों चार्जेस नीचे जाने वाले हैं, सो कूलम स्क्वायर। अगर मैं उसको ऊपर लिखता हूं तो इट विल बिकम्स कूलम इनवर्स 2। सो माय यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, बराबर। तो यहाँ पे अपने ने देख लिया कि k इज इक्वल्स टू, अपने बोल सकते हैं वैल्यू इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, वो कैसे डिसाइड हुई, तो k का यहाँ पे अपने एक दूसरा फॉर्म भी है जिसको अपने लिखते हैं 1/4 pi epsilon 0। Here 1/4 pi epsilon 0 में तुम देख सकते हो this epsilon 0, it is known as a permittivity of a vacuum, right? So this is the permittivity of vacuum। अभी क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी एक्चुअली है क्या, तो परमिटिविटी जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम। इसका मतलब होता है कि अगर मैं तुम्हारी अपने खुद की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको यहाँ पे नॉर्मल अभी अपने एटमॉस्फेयर में रहता है तो अपने को ब्रीथिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बिकॉज वी आर कंफर्टेबल टू दिस एटमॉस्फेयर। बट इफ आई एम डाइविंग इन द वाटर, मैं पानी के अंदर हूँ, तो पानी के अंदर जैसे ही जाते हो तो तुम्हारी जो ब्रीथिंग लेने की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाती है। तो यही चीज चार्ज के साथ भी होती है। अगर चार्ज एयर में है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी अट्रैक्शन की, रिपल्सन की, वो थोड़ी सी अलग रहती है। Whenever the charge is placed in another medium, तो उसकी अट्रैक्शन करने की, रिपल्स करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो डिफरेंट होती है। तो वो जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन 0 के ऊपर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का मतलब है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर मुझे किसी मीडियम के अंदर रखना होगा, सो आई डोंट हैव टू राइट एप्सिलॉन 0, आई कैन ओनली राइट एप्सिलॉन। तो अगर मैं किसी मीडियम में रखूंगा तो मैं उसको एप्सिलॉन 0 नहीं बोलूंगा, इट विल बी एप्सिलॉन फॉर एनी अदर मीडियम। तो हर मीडियम की परमिटिविटी जो होती है, परमिटिविटी होती है वो डिफरेंट रहती है। यहाँ पे मैंने अगर एयर की बात की है और वी कैन से फ्री स्पेस की बात की है, तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू फिक्स है, व्हिच इज काउंट बाय द प्रैक्टिकल। वो जो वैल्यू अपने को मिल रही है, दैट वैल्यू इज 8.825 into 10⁻²। अभी क्वेश्चन होगा सर इसका यूनिट याद रखना है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं k is equals to 1/4 pi epsilon 0 रखता हूँ, मतलब जो मेरा k का यूनिट होगा, राइट, उसका इनवर्स यूनिट होगा एप्सिलॉन 0 का, बिकॉज दिस ऑल वैल्यू आई प्लेस इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में से जैसे तुम उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे, द ऑल द वैल्यू विल बी इनवर्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो यूनिट था उसका इनवर्स यूनिट यहाँ पे मिलेगा। तो यूनिट क्या मिला, यहाँ पे न्यूटन था तो यहाँ पे न्यूटन इनवर्स हो गया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर इनवर्स 2 हो गया, यहाँ पे कूलम इनवर्स 2 था तो -2 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। सो वी कैन से यूनिट तुमको याद नहीं रखना, यूनिट एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में अपने ने फर्स्ट चैप्टर में सीख हुए थे, हाउ टू मेक द यूनिट्स। तो यूनिट को रट्टा नहीं लगाना, उसको इस तरीके से बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी बात थी वो बात अपने जो कर रहे थे वो थी व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड, दिस टू चार्ज is placed in a vacuum or we can say in a free space or we can say in a air। तो ये जब होता है तो यहाँ तक अपना फॉर्मूला और एवरीथिंग विल बी राइट। बट
आई एम डूइंग वन थिंग, अगर व्हाट हैपन, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है व्हाट हैपन इफ दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, कंसीडर लाइक दैट कि मैं ये दोनों चार्ज को प्लेस कर रहा हूं केरोसिन के अंदर, और आई कैन से चलो वाटर के अंदर प्लेस कर रहा हूं, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा द फॉर्मूला विल बी आल्सो चेंज। तो फॉर्मूला में इन दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, दोनों का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने मीडियम चेंज किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन अ सम मीडियम, राइट, मैंने बोला उस तरीके से अगर मैंने उसको पानी के अंदर रखा है और इफ आई एम सेइंग दैट इट इज प्लेस्ड इन द केरोसिन, तो मेरा जो फॉर्मूला था कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वहां पे एप्सिलॉन 0 भी नहीं आएगा, मुझे परमिटिविटी जो लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी उस मीडियम की। अगर मैंने वाटर में रखा है तो उसकी परमिटिविटी लेनी पड़ेगी, अगर उसको केरोसिन में रखा है तो केरोसिन की परमिटिविटी लेनी पड़ेगी। तो एज यू सी हियर मैंने क्या लिखा है Fm, सफिक्स में मैंने यहाँ पे स्मॉल m लिखा है, दिस स्मॉल m इज फॉर मीडियम, राइट। सो यहाँ पे Fn इज इक्वल्स टू, अगर तुम देखोगे तो मैंने जहां पे एप्सिलॉन 0 था वहां पे सिर्फ क्या लिखा है, आई एम जस्ट राइटिंग एप्सिलॉन, बाकी सारी चीजें तुम देखोगे मैंने सेम रखी है q1 q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, तुमको परमिटिविटी जो भी होगी मीडियम की वो दे देगी, राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग तो केरोसिन की परमिटिविटी होती है 2, तो वहां पे तुमको वो वैल्यू दे देगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। सो यहाँ पे अपने को इस फॉर्मूला में सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करना है एंड दैट इज एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन 0 था वहां पे मैंने क्या रखा है, एप्सिलॉन रखा है। नाउ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि whenever the charge is placed in a air, the force acting between that two charge is 2 I can say 2 Newton। जब उसको मैंने हवा में रखा था तो उसके जो चार्जेस की, अपने दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था 2 न्यूटन। लेकिन अगर मैं वही चार्जेस को अगर केरोसिन के अंदर रखता हूं तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक तुमको रिलेशन प्रूव करके दिया है, फ्रॉम दैट रिलेशन यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ एयर, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r²। अगर मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ तो मीडियम वो Fm था, उसको मैंने डिवाइड कर लिया, रेशियो लिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r², क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज मैंने चेंज नहीं किया है, सो इट विल बी एज इट इज। अभी तुम देख सकते हो कि ये q1/q2, यहाँ पे भी q1 q2 है, दोनों क्या हो जाएंगे, इट विल बी कैंसिल आउट, सेम एज इट इज r² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे 1/4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बाकी रहता है 1/ε0, यहाँ पे सिर्फ बाकी रहेगा 1/ε। तो अपने को मैथ्स का रूल पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है इट विल गोज इन द न्यूमरेटर। सो यहाँ पे जो एप्सिलॉन डिनोमिनेटर में था वो चला जाएगा ऊपर, तो इसके बाद का जो मुझे स्टेप मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 which is known as a capital K। यहाँ पे जो K आगे मैंने तुमको समझाया था that K is a Coulomb's constant, और वो K जो था that is a small K, राइट। यहाँ पे जो मैंने K लिखा है that is a capital K और उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में सेकंड चैप्टर में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। राइट नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि Fe/Fm जब करता हो तो उसका रिलेशन मिलता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 और उसको अपने बोलते हैं कैपिटल K व्हिच इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी के लिए याद रखना है तो उस तरीके से याद रख सकते हो, द रेशियो ऑफ permittivity of medium to permittivity of vacuum is known as the dielectric constant। Now यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मुझे रिलेशन चाहिए कि जब मैंने उस चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रखा तो उसके फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि कितना टाइम्स हो रहा है, तो मैंने Fm को सब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो Fm को तुम अगर इस तरफ ले जाओगे तो K will be goes in a denominator, so I can take here Fm as a Fe/K, मतलब मेरी जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 1/k टाइम्स ऑफ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ एयर उतनी हो जाए। सो यहाँ पे तुमको रिलेशन मिल रहा है फ्रॉम दिस कैलकुलेशन व्हिच इज Fm इज इक्वल्स टू Fe/K। तो उसके नीचे यहाँ पे मैंने तुमको रिलेशन उसका जो सेंटेंस में हो सकता है वो लिख के दिखाया। सो व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, राइट, force becomes 1/k times of the vacuum।
मतलब कितने टाइम्स हो जाता है, 1/k टाइम्स हो जाता है वैक्यूम के, राइट। सो यहाँ पे अपना कूलम्स लॉ जो है उसके दो पार्ट है, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। सो ये अपने ने जो पूरा पढ़ा है दैट इज अ स्केलर फॉर्म, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो अबाउट द वेक्टर फॉर्म। थैंक यू टू एवरीवन। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट आपको रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक, राइट। थैंक यू टू एवरीवन।